उत्साह बीते कल से सीखो और आज के लिए जियो और आने वाले कल से आशा रखो कि आने वाला कल अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 18 नवंबर के करंट अफेयर पर। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट होंगे उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है और देखिए, इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। देखिए, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को हम 17 नवंबर को मनाते हैं हर साल। देखिए, जो नवंबर का महीना होता है ये बहुत ही खास होता है। नवंबर का महीना राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि पूरे नवंबर महीने को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह, यानी कि नेशनल इपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ के रूप में। देखिए, मिर्गी क्या होता है इसको हम एक लाइन में समझेंगे। देखिए, मस्तिष्क यानी कि जो आपका दिमाग है, ठीक है, तो मस्तिष्क में असामान्य और चरम गतिविधियों के कारण मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और ये दौरे भी हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल मस्तिष्क गतिविधि से उत्पन्न होते हैं। तो एक मेडिकल टर्म है, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो आप। ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाता है और नवंबर के महीने को हम राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह यानी कि महीने के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस को हम 17 नवंबर को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में नाजियों के द्वारा मार दिए गए छात्रों की याद में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस को हम 17 नवंबर को मनाते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी जो है शुरू कर दी है। देखिए, S-400 मिसाइल जो है काफ़ी चर्चा में रहता है और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत किस देश से S-400 मिसाइल खरीद रहा है। तो देखिए, भारत जो है ये रूस से खरीद रहा है और इसकी डिलीवरी भी चालू हो चुकी है। S-400 मिसाइल कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये देखिए, यहाँ पे मैप को थोड़ा सा सॉरी इमेज को जूम कर देता हूँ। ये आपका है S-400 मिसाइल। इसको आप आसानी से मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। देखिए, जो आपका रूस यानी कि रसिया है, इसने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। देखिए, जो आपका S-400 है, ठीक है, इसको दुनिया भर में सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और जो आपका S-400 है, ये एयर डिफेंस मिसाइल है, और ये दुश्मन के युद्धक जहाज, ड्रोन और विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूरी पर ही मार सकता है। यानी कि मान लीजिए, अगर ये पाकिस्तान है, ये कोई मिसाइल भारत में दाग रहा है, ठीक है, और हमारे राडार ने कैप्चर कर लिया कि एक मिसाइल भारत की तरफ बढ़ रही है और ये नई दिल्ली को टारगेट करेगी, तो हमारा जो ये S-400 मिसाइल होगा, उसी समय हम जो है जब ये अलर्ट मिलेगा तो यहाँ से अपनी इस मिसाइल को दागेंगे। ये मिसाइल जो है पाकिस्तान की इस मिसाइल को कितनी दूरी पर, 400 किलोमीटर की दूरी पर ही मारकर इसको जो है रास्ते में ही नष्ट कर देगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इस S-400 मिसाइल का। ये हमें रूस दे रहा है, रूस से हम खरीद रहे हैं S-400 मिसाइल सिस्टम। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने का अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया। देखिए, जो भारत के रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, ठीक है, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री भी थे, तो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके, और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर अब नई दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम रख दिया जाएगा। देखिए, दिल्ली में स्थित जो आपका ये रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है, ये अब जो है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान के नाम से जो है जाना जाएगा। और आपको बता दूं, जो आपके मनोहर पर्रिकर जी हैं, ये 2014 से नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, और इनका जो है कैंसर के कारण 17 मार्च 2019 को निधन हो गया था। देखिए, जो आपका ये दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है, जो कि अब मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान बन गया है,
तो ये आपका लोकेटेड कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1965 को हुई थी। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुजान आर चिनॉय। और पांचवा प्रश्न आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि विश्व COPD यानी कि वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो आपका COPD दिवस है इसको हम नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को मनाते हैं, यानी कि ये तिथि हर साल चेंज होती रहती है। तो इस साल नवंबर महीने का तीसरा बुधवार पड़ा था 17 नवंबर 2021 को। तो 17 नवंबर 2021 को हमने क्या मनाया? विश्व COPD दिवस, यानी कि वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे। ठीक है, COPD का फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। इसका पूरा नाम क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है। और देखिए 2021 का जो आपका COPD दिवस था, इसकी थीम है हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट। तो थीम भी याद रखिएगा। देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है ये कि हाल ही में किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? देखिए, ICC के हॉल ऑफ फेम में अब तक जितने भी खिलाड़ियों को जब जब भी शामिल किया गया है, तो उसके अगले महीने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें पूछ लिया गया है। तो अभी देखिए, नवंबर महीने में 3 लोगों को, महिला जयवर्धने, शान पोलाक और जेनेट ब्रिटेन को जो है ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये तीनों खिलाड़ी किस किस देश से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, इसने भी हाल ही में घोषणा की है कि जो क्रिकेट के दिग्गज हैं महिला जयवर्धने, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, और जो आपके दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं शान पोलाक, और जो आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर है जेनेट ब्रिटेन, इन तीनों को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। देखिए, जो ICC हॉल ऑफ फेम है, ये क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास से खेल के दिग्गजों की उपलब्धियों को मान्यता देता है। और 2009 में इसकी शुरुआत के बाद से अब तक 106 खिलाड़ियों को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। तो 2009 से ये प्रक्रिया शुरू हुई ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की, और अब तक 106 खिलाड़ियों को शामिल किया जा चुका है इसमें। और अभी रिसेंटली 3 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया। इसमें पहला नाम आपका आता है श्रीलंका के महिला जयवर्धने का, दूसरे आपके दक्षिण अफ्रीका के हैं शान पोलाक, और तीसरे आपके हैं इंग्लैंड के जेन ब्रिटेन। तो इसको याद रखिएगा। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया? तो देखिए, आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था, ये शिमला में आयोजित किया गया था। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। देखिए, ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की, और इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया। और देखिए, इस सम्मेलन में संविधान, सदन और लोगों के प्रति पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए, ये जो आपका अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, ठीक है, तो ये 1921 में पहली बार शिमला में आयोजित किया गया था, और इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं इस साल। ठीक है। और आपको बता दूं, जो आपका ये AIPOC यानी कि ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस यानी कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है, ये 7वीं बार शिमला में आयोजित किया गया है। ठीक है। तो इस बार 7वीं बार जो है शिमला में आयोजित किया गया, और ये जो पहला सम्मेलन था इसका, ये भी शिमला में ही आयोजित हुआ था 1921 में। तो 2021 चल रहा है, 100 साल पूरे हो चुके हैं। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसने सिटीजन टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो देखिए, सिटीजन टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन को किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। देखिए, जो आपका ये सिटीजन टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या होगा? देखिए, ये एप्लीकेशन लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। और इस एप्लीकेशन को 8 से 14 नवंबर तक न्याय विभाग के द्वारा मनाए जाने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। और ये मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या है, सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप, तो ये ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। इसको जरूर याद रखिएगा। नवा प्रश्न की किस तमिल फिल्म को 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोवा में भारतीय पैनोरमा खंड यानी कि इंडियन पैनोरमा सेगमेंट में प्रदर्शित किया जाएगा? तो देखिए, इस फिल्म का नाम है कुछंगल। और मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ही कि जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं, इनमें ये प्रश्न पूछा जाएगा जरूर
क्यों पूछा जाएगा, इसके कई सारे इंपॉर्टेंस भी हैं। अभी फिर से रख लीजिए कि तमिल फिल्म एक है जिसका नाम है कुजंगल, इसको 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में भारतीय पैनोरमा खंड यानी कि इंडियन पैनोरमा सेगमेंट में प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए जो आपका कुजंगल है तो ये ऑस्कर के लिए अकादमी पुरस्कार यानी कि एकेडमी अवार्ड फॉर ऑस्कर के लिए भी जो है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। और ये एक शराबी गाली गलौज करने वाले पति और उसकी पत्नी के बीच संबंधों की कहानी है। और ये कहानी जो है उनके बच्चों के दृष्टिकोण से है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए जो भारत का ये 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होगा, तो याद रखिएगा ये 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित होगा। और ये 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा, इसको जरूर रखिएगा, क्रम याद रखना आपको, ठीक है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख बनाए गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। देखिए लक्ष्मण अपने पूर्व बल्लेबाजी सहयोगी राहुल द्रविड़ का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में रवि शास्त्री का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। 11वां की IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। तो देखिए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। दिल्ली का जो आपका AQI रैंकिंग है ये आपका है 556, यानी कि दिल्ली का जो AQI रैंकिंग है ये सबसे अधिक है। और इसी के साथ ये पहले स्थान पर है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में। और देखिए दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में लाहौर जो है, पाकिस्तान का जो लाहौर है दूसरे स्थान पर है। और बुल्गारिया का जो सोफिया है ये तीसरे स्थान पर है। भारत का कोलकाता शहर चौथे स्थान पर है। क्रोएशिया का जागरेब शहर 5वें स्थान पर है। भारत का मुंबई शहर इसमें 6वें स्थान पर है। सर्बिया का बेलग्रेड शहर इसमें 7वें स्थान पर है। चीन का चेंगडू शहर 8वें स्थान पर है। और उत्तरी मैसिडोनिया का स्कोपिये शहर 9वें स्थान पर है। और पोलैंड का क्रकाउ शहर जो है ये आपका 10वें स्थान पर है। देखिए इस सूची में गौर कीजिएगा, इसमें टॉप 10 में जो है भारत के 3 शहर हैं। पहले स्थान पर इसमें दिल्ली है, दूसरे स्थान पर आपका इसमें कोलकाता है, और तीसरे स्थान पर इसमें आपका जो है मुंबई है। तो ये 3 शहर आपको जो है इस सूची में टॉप 10 में शामिल हैं। और देखिए याद रखिएगा दिल्ली जो है ये पहले स्थान पर है सूची में, कोलकाता चौथे स्थान पर और मुंबई 6वें स्थान पर है। बाकी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें जितने भी शहरों के नाम मैंने बताए हैं सबको नोट कर लीजिएगा। और इन सभी की जो AQI रैंकिंग है हो सके तो इसको भी याद कर लीजिएगा। और देखिए इस सूचकांक के बारे में और भी बात कर लेते हैं। देखिए सूचकांक में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये स्विट्जरलैंड में स्थित एक जलवायु समूह है IQ एयर। तो इसकी जो वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के आंकड़े हैं उनमें बताया गया है कि 556 AQI के साथ दिल्ली पहले स्थान पर है सूचकांक में, जैसे मैंने अभी बताया आपको। 556 AQI के साथ दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और भारत का जो कोलकाता शहर है और मुंबई शहर है इन्होंने क्रमशः 177 और 169 की AQI के साथ जो है चौथा और 6वां स्थान हासिल किया है। देखिए सबसे खराब AQI सूचकांक वाले शहरों में पाकिस्तान का लाहौर और चीन भी शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का लाहौर दूसरे स्थान पर है और इसमें हमारा पड़ोसी देश जो आपका चीन है इसका चेंगडू शहर 8वें स्थान पर है। और देखिए जो आपका ये AQI ये है क्या चीज़। देखिए जो आपका AQI है ठीक है, तो 0 से 50 के बीच में अगर AQI है तो उस शहर को अच्छा माना जाता है। और अगर 51 से 100 के बीच अगर AQI है तो उसको संतोषजनक माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें इस जो ये सूची है ठीक है, तो इसमें कोई भी शहर 0 से 50 की कैटेगरी में नहीं है और 51 से 100 की कैटेगरी में भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए अगर किसी भी शहर का AQI जो है 101 और 200 के मध्य है तो उसको मध्यम, और 201 से 300 के बीच में है तो उसको खराब, और 301 से 400 के बीच में है तो बहुत ही खराब माना जाता है, और 401 से 500 के बीच में अगर है तो उसको गंभीर माना जाता है। तो देखिए 400 से 500 छोड़ दीजिए, यहाँ पे 500 भी पार कर गया दिल्ली, यानी कि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है दिल्ली में जो वहाँ का एनवायरनमेंट है। देखिए दिल्ली दिल वालों की है लेकिन दिल्ली जो है प्रदूषण वालों की भी है। वहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, मैं दिल्ली की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि आप जो है अगर
पेट्रोल या डीजल वाले व्हीकल्स यूज करते हैं तो उनका यूज कम कीजिए। थोड़ा सा साइकिल वाइकिल चलाइए, कोई शर्म की बात नहीं है, मैं खुद साइकिल चलाता हूँ। अगर मुझे बहुत अर्जेंट होता है, कहीं दूर जाना होता है, समय कम होता है, तभी मैं अपनी कार या फिर अपनी मोटरसाइकिल का यूज़ करता हूँ। साइकिल चलाने से कई फ़ायदे हैं। एक तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, दूसरा पॉल्यूशन से आप बचे रहेंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा थोड़ा सभी लोग, देखिए दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन जितनी है, अगर वो डेली कम से कम 10 किलोमीटर ही साइकिल चलाए, तभी बहुत सारा पॉल्यूशन जो है उस पर कंट्रोल हो सकता है। तो साइकिल चलाने में कोई शर्म नहीं है। ये मैंने सीखा था इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जब मैं रहता था तो वहाँ पे मैंने देखा, यहाँ छोटे से बड़े अच्छे अच्छे लोग जो है, जो भी हैं, चाहे वो पीसीएस रैंक के हों, चाहे वकील हों, चाहे कोई भी हों, वो साइकिल से चलते हैं। इससे बहुत लाभ मिलता है। पहला नंबर तो अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो देखिए पेट्रोल तो लगना नहीं है, आराम से साइकिल है लेके खड़े रहिए, ट्रैफिक खाली होगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इलाहाबाद में मैं कम से कम 30 से 40 किलोमीटर डेली साइकिल चलाता था अपने रूम से, डेली कम से कम 10 किलोमीटर दूर कोचिंग, फिर सवेरे और शाम को। तो मेरा 40 किलोमीटर का डेली जो है एक तरीके से साइकिलिंग हो जाता था। तो साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए, और इससे आपका एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा और आप भी जो है हेल्थी रहेंगे। तो ये थी रैंकिंग के बारे में, कैसे कैसे किसको रैंकिंग दी गई है, कौन कितनी रैंकिंग के बीच में है, तो वो खराब स्थिति में है या फिर बढ़िया स्थिति में है। देखिए जो IQ एयर है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक प्रौद्योगिकी भागीदार भी है, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया। तो देखिए भारत ने अभी हाल ही में अपना 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है अंटार्कटिका के लिए। देखिए संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा है, इसके द्वारा किया जाता है। और भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपने क्रम से 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। देखिए भारत का ये 41वां अभियान मैत्री और भारतीय में स्थापित लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रख रखाव के लिए ईंधन भोजन के साथ साथ विभिन्न प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति भी करेगा। देखिए आपको बता दूं, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम वर्ष 1981 में शुरू हुए थे और अब तक भारत ने अपने 40 वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। तो 40 पूरे कर लिए हैं, 41वां शुरू हो गया है। 13वां प्रश्न है कि तेलंगाना की किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। देखिए अगर भारत की राजधानी दिल्ली को जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी चुना गया है, तो अभी जो आपका तेलंगाना के गांव है पोचमपल्ली, इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। क्यों चुना गया है, कुछ खास बात है यहाँ पे। क्या खास बात है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित जो आपका पोचमपल्ली गांव है, इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वोत्तम पर्यटन गांव में से एक चुना है दुनिया के। यानी कि दुनिया का सबसे बेस्ट गांव पर्यटन के लिए यानी घूमने फिरने के लिए कौन सा है, तेलंगाना का पोचमपल्ली। ये किसके द्वारा चुना गया है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। देखिए जो पोचमपल्ली है, इसको अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है और इसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बनाया जाता है। देखिए पोचमपल्ली इकत शैली को 2004 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक भी टैग मिला था, ठीक है। और देखिए ये साड़ियाँ कैसी दिखती हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। काफ़ी मतलब एक तरीके से डिज़ाइनदार और रंग बिरंगी होती हैं, खूबसूरत होती हैं। और खैर अपने अपने पसंद की बात है, कोई जीन्स पहनता है, कोई साड़ी पहनता है। तो मुझे तो साड़ी वाली पसंद है, आपको कैसी पसंद है ये भी बताइए। 14वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, इसने अपने बयान में कहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो 2030 तक जो है जो मीथेन है इसके उत्सर्जन में कुल 30% की कमी की जाए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में ये कहा कि अगर दुनिया वर्ष 2030 तक मानव गतिविधियों से मीथेन उत्सर्जन में 30% की कटौती कर लेता है तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि दुनिया की सभी कारों, ट्रकों, जहाज़ों और विमानों अर्थात संपूर्ण वैश्विक परिवहन क्षेत्र को शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो एमिशन प्रौद्योगिकी से बदलने से पड़ सकता है।
तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के सभी प्रश्न, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आज के क्वेश्चन अपडेट का आपके लिए है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे कब मनाता है, बताइए। दूसरा कि हाल ही में कैसर ए हिंद को किस राज्य का राजकीय तितली घोषित किया गया, बताइए। अगला कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइए। चौथा है कि हिंदी की किस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी अब फिर से सक्रिय हो गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस टीम ने आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है, तो देखिए ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और नेक्स्ट था कि हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है VVS लक्ष्मण। और तीसरा था कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं, तो टोटल 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। और चौथा था कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 यानी कि COP27 की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है, तो ये देश मिस्र है। पांचवा था कि बाल दिवस कब मनाता है, तो ये 14 नवंबर को मनाता है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, और आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं दिन भर पूरे देखते रहिए। देखिए दिन में बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता हूँ, और उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे, तो मेरी मेहनत को जो है सफल बनाइए। अधिक से अधिक सारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और लोगों को ज्वाइन करवाइए और सफल होइए ज़िंदगी में। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।